हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन लेटेस्ट इन फार्मेसी विथ अ न्यू इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें आपको मिलने वाला है आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू। यहाँ पर आप ठीक सुन रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू, क्योंकि इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा आपकी हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। एंड ये क्वेश्चंस हमारे होंगे 2 मार्क्स के। अगर आप मान लीजिए किसी यूनिट से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस दे दिए जाए तो एट लीस्ट उसका कंप्लीट उस यूनिट का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 8 या 5 से कम नहीं होंगे शायद। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मीन्स अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है एंड उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सो हर एक यूनिट का आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मान लीजिए वही से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में आ जाएगा तो क्या है, अगर आपको उसका कुछ भी पॉइंट पता है तो उससे रिलेट करके आप उसको लिख सकोगे कि हाँ इसमें ये पॉइंट हमने पढ़ा था, चाहे उसको आपने 2 मार्क्स में ही पढ़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। एंड साथ ही साथ आपको हर एक यूनिट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है एंड उसका सॉल्यूशन भी मिल जा रहा है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आपको कंप्लीट कोई भी झंझट नहीं बचेगा, आपको इसको हटा देना है, कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी से पढ़ के आराम से जाके दे सकते हो कि हाँ आपके 10 इन मल्टीप्लाइड बाई 2 आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ 2 मार्क्स का मेरा सब कुछ कंप्लीट है पूरी यूनिट का। तो ये लेक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर देखोगे, हालांकि चैनल पे केवल यूनिट फर्स्ट का ही लेक्चर अवेलेबल है, तो वहां पर अगर उस लेक्चर को मैंने डिटेल्स में दिया हुआ है तो अगर आपने देखा होगा तो ये सारा कुछ आपको पहले से पता होगा। सिंपली अगर हम बात करें एब्जॉर्प्टिविटी के बारे में, मान लीजिए कोई हमारा सैंपल है, मैं जनरल सी आपको समझा दूंगा, डिफिनेशन आप लोग पढ़ लेना। मान लीजिए आपका कोई सैंपल, मान लीजिए हमने पैरासीटामॉल लिया, तो क्या है अगर उस सैंपल की जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, जो उसकी एबिलिटी है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की ईएमआर को, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने की, वो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कहलाएगी। मीन्स कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो है रेडिएशन है एंड वो मॉलिक्यूल क्या है उस रेंज को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस वेवलेंथ की जो आपकी ईएमआर है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी क्या है वो एब्जॉर्प्टिविटी कहलाएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। एंड इसका फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन सी एंड एल, जो आपका पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन था, जो कि बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? सिंपली इसको क्या है 2 वर्ड में आप बांट दीजिए। क्रोम मीन्स कलर एंड फोरस मीन्स वियरर, मीन्स कलर को धारण करने वाला कोई ऐसा ग्रुप जो कि क्या है कलर को धारण कर रहा है एंड वो आपको क्या है एक कलर प्रोड्यूस करा के आपको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। जैसे आप कहीं भी जा रहे हो कि हाँ मैंने हाथ उठाया, यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ। सो एज लाइक दिस, जैसे इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर ग्रुप दैट एब्जॉर्ब विजिबल और यूवी लाइट आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। मीन्स कोई वो ग्रुप है एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो कोई कलर देता है। लेकिन क्या है ये डिफिनीशन थोड़ी चेंज हो चुकी है मॉडर्न में, तो वहाँ पर कलर को ना लेके मीन्स एक कोई स्ट्रक्चर फीचर होता है उसको ले लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है। बट अगर आप ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही है। एंड इसका टाइप होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्रोमोफोर। मीन्स इंडिपेंडेंट में क्या होगा आप समझ सकते हो, ये किसी पे डिपेंड नहीं होगा। डिपेंडेंट वाला किसी न किसी पे डिपेंड होगा। इस पे डिपेंड होगा ऑक्सोक्रोम पे। इसमें क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम दोनों मिलकर काम करेंगे, तब जाके ये अपना रिजल्ट दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन ऑक्सोक्रोम विथ सुइटेबल एग्जांपल। ऑक्सोक्रोम होते हैं एनी ग्रुप व्हिच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज क्रोमोफोर। मींस जो कि आप खुद से क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद से कलर नहीं दे रहे हैं, बट प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप शिफ्ट एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। मीन्स उनका प्रेजेंस क्या कर रहा है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसको लॉन्गर पे कर दे रहा है। लॉन्गर पे करेगा मीन्स वो क्या है रेड शिफ्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा कलर इनहेंस होगा, कलर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सोक्रोम का ग्रुप जैसे एग्जांपल आपको NH2 हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, CH3 हो गया, ATC, तो ये सारे आपके ऑक्सोक्रोम ग्रुप है, जिसको हम क्या कहते हैं कलर इनहेंसिंग ग्रुप भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन फ्लोरेसेंस सब फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय इमीडिएट इमिशन ऑफ लाइट। मीन्स जैसे क्या होता है, ये एग्जांपल इसको समझिए, आप क्या है रोड पे जाते हो तो वहां पर बड़ी बड़ी जो बोर्डिंग्स लगी होती हैं कि हाँ इसकी डिस्टेंस इतनी है, इतने किलोमीटर पे आपका ये डेस्टिनेशन है,
तो वो उस पर लाइट तुरंत पड़ती है, तुरंत आपको दिख जाता है। तो वो क्या होता है, फ्लोरोसेंस के कारण होता है, क्योंकि वहां पर लाइट गई एंड तुरंत उसने इमीडिएट क्या है उसको इमिट किया तो आपको दिख गया कि हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो वो आपका फ्लोरोसेंस का होता है। सेम इसका अपोजिट जो होता है फॉस्फोरेसेंस में होता है। इसमें क्या होता है, डिलेड इमिशन होता है। मीन्स वहां पर होगा वही, मीन्स एब्जॉर्प्शन करेंगे लाइट का एंड फिर उसका इमिशन जो होगा वो डिलेड होगा। जैसे क्या है, पुराने टाइम में जो घड़ी आती थी, आई थिंक अभी भी आती होगी, जिसको क्या कहते हैं उस, आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन उस घड़ी में क्या है, अगर आप लाइट मार देते थे तो वो क्या है थोड़ी देर तक उसमें क्या है वो प्रकाश बना रहता था। आप उसको अंधेरे में जाके उसको देख सकते थे कि हाँ इसमें इतना टाइम हो रहा है। तो वो क्या होता था, वो फॉस्फोरेसेंस है। मीन्स उसमें जो एब्जॉर्प्शन तो हो गया लाइट का, बट वो इमिशन बहुत धीरे 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 करा है, जिससे उसमें घंटों तक बना रहता था, जिससे आप उसको देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज क्वेंसिंग। क्वेंसिंग इफेक्ट क्या होता है। क्वेंसिंग रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द फ्लुरेसेंस इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। कोई भी आपका सब्सटेंस है तो क्वेंसिंग इफेक्ट क्या होता है, वो फ्लुरेसेंस जो उसकी एफिनिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको क्या है इफेक्ट करता है, उसको क्या है रिड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर आपके क्या था, तुरंत रिलीज हो जा रहा था, तो अगर वहां पर क्वेंसिंग हो जा रहा है तो क्वेंसिंग की वजह से क्या होगा, वो इमीडिएट की बजाय डिलेड इमिशन होने लगेगा। ये आपका क्वेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। अब बेयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पर भी थोड़ा देख लीजिए आखिर वो है क्या। सिंपल सी अगर आप भाषा में बात करें, मीन्स कोई भी आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हो, वो क्या है किसी मीडियम एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास हो रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, अगर आप उसकी जो भी उसमें सैंपल प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, जो आप लाइट क्या है पास करा रहे थे मोनोक्रोमेटिक बीम, वो क्या है उसकी इंटेंसिटी क्या है वो घटेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आप तो वहां पर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जिससे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी घटेगी। यहां पर वही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है लैम्बर्ट्स लॉ। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीज इन द पाथ लेंथ। यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है, बट यहाँ पर कंसंट्रेशन के जो वहां पे कंसंट्रेशन था उसकी जगह पे यहाँ पे पाथ लेंथ आ जा रहा है। मीन्स जो आपका पॉट था मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास ले रखा था, ग्लास की जगह पे आपने भगोने को ले लिया, तो आपको पता है उसकी पाथ लेंथ बड़ी हो गई। आपने 50 ml का बीकर लिया, उसी के स्थान पे आपने 1 लीटर का ले लिया, तो उसकी पाथ लेंथ बड़ी होगी। मीन्स आपकी लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। ये आपका होता है लैम्बर्ट्स लॉ। दोनों क्या है बहुत सिंपल है, एक को आप याद करोगे आप दोनों लिख सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट आता है इनलेट पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम ही आप बना दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लाइट सोर्स आपका होता है, फिर उसका कोलीमीटर होता है जो आपकी लेंस लगा होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, स्लिट होती है, सारा कुछ। स्लिट क्या है, मोनोक्रोमेटर क्या है, ये सारा कुछ आपको लेक्चर में मिल जाएगा। लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। क्यूबेट जिसमें आपका सैंपल होता है, डिटेक्टर आपके जो भी डिटेक्ट करते हैं, एंड डिजिटल डिस्प्ले होता है। ये सारा कुछ आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंशिएट बैथोक्रोमिक्स हेप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग। ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएंगे जरूर। इसमें से फर्स्ट यूनिट में से आपको एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन मिल जाने हैं, तो यहाँ पे पढ़ के जाइएगा जरूर। ये सारे क्वेश्चन मैंने ज़्यादा दिया हुआ है, आएंगे 2-3, लेकिन इसके लिए आपको ये नहीं करना कि इसमें से भी छोड़ देना है, क्योंकि आई थिंक जो भी हो 8-10 शायद या 15 पेजेस होंगे, तो इतना तो आप पढ़ सकते हो। इससे आपको 20 मार्क मिल रहे हैं। मीन्स आपको 20 पेज से 20 मार्क मिल जा रहे हैं पढ़ के, तो बहुत अच्छा है ये। आपको एक बुक नहीं पढ़नी पड़ रही है। डिफरेंशिएट बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। अब यहाँ पर हमारी जो बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग क्या होती है, वो क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। बस इसी को आप देखिएगा। मीन्स यहाँ पर आपका एक ग्राफ है, ये आपकी वेवलेंथ है, ये आपकी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपकी जो वेवलेंथ है अगर वो क्या है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्या है शिफ्ट हो रही है, जो आपकी एब्जॉर्प्शन बैंड है मैक्सिमा है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कराएगा बैथोक्रोमिक। बैथोक्रोमिक मीन्स रेड शिफ्ट, मीन्स वो रेड की तरफ जा रहा है। एंड वही अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो रहा है तो आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा, जो कि आपका यही डिफरेंस है, आपका सिंपल सा डिफरेंस है। इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन डिटेक्टर्स विथ एग्जांपल, नेम द डिटेक्टर्स यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन,
क्योंकि ये अलग ही पूछता है वैसे, बट यहाँ पर डिटेक्टर्स की जो डिफिनीशन है वो बहुत कम पूछता है, बट ये जो नेम है इनलिस्ट करेगा तो वो बहुत पूछ देगा कि इनलिस्ट करिए, नेम का बताइए। सो डिटेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, मीन्स जो कि क्या करते हैं, जो भी हमारे कोई डिवाइस होते हैं वो क्या है, जो एनर्जी है, जो हमारी लाइट्स एनर्जी आ रही हो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या है चेंज करते हैं, जो कि हमको शो आउट होता है, जो हमको दिखता है डिस्प्ले पे। डिटेक्टर्स जो हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं, बैरियर लेयर सेल, फोटो ट्यूब्स होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, सिलिकॉन, फोटो डायोड, इतने डिटेक्टर्स हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ड्रा अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 7 और 2 मार्क्स या 10 मार्क्स ये तीनों में देखने को मिल सकता है। अगर 2 में पूछेगा तो केवल यही पूछेगा, 7 में पूछेगा तो कुछ इसके साथ और भी पूछ लेगा, किसी चीज को डिफाइन करने के साथ इसका स्ट्रक्चर पूछेगा। अगर 10 में पूछा तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता बहुत है, किसी न किसी में शायद भेंट ही हो जाए आपकी 2022-23 की एग्जाम में। नेक्स्ट आता है डिफाइन फ्लोरीमीटर, एंड इसका सॉल्यूशन आपको लेक्चर देख के मिल जाएगा, वहां पे मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, समझाया भी हुआ है। अगर वो 10 मार्क में आए, 2 में आए, 7 में आए, वो हर जगह आप लिख सकते हो जो वहां पे दिया गया है, तो वहां से आप इसको देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया भी नहीं है। नेक्स्ट आता है डिफाइन फ्लोरीमेट्री द मॉलिक्यूलर लुमिनेसेंस। तो हमारा जो फ्लोरीमेट्री होता है, इट इज मेजरमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस, जो आपका फ्लोरेसेंस होता है, जो आप मैंने बताया था कि यहाँ आपकी लाइट तुरंत गई और इमीडिएट रिलीज हो रही है, वो आपका फ्लोरेसेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लोरीमेट्री होता है उसका मेजरमेंट होता है, एंड इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग मिनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मीन्स क्या है, आपको वहां पता है कि तुरंत गई तुरंत आई, तो ये क्या होता है, जो मिनिट अमाउंट, मीन्स मिनिट अमाउंट का मतलब क्या है, छोटा सा, मीन्स बहुत छोटा अमाउंट है, तो भी आप उससे क्या है इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो, आप अगर वहां पर फ्लोरीमेट्री यूज कर रहे हो। होता सेम इसका सब कुछ यूवी विजिबल की तरह है, बट यहाँ पर क्या है, वो छोटी सी जो अमाउंट है उसको भी पता लगा के आपको बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ल्यूमिनेसेंस, सॉरी इसी में आपका है ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है, इट इज यूजफुल स्पेक्ट्रम में जो भी इमिट हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि इमीडिएट इमिशन हो रहा है, जो हमारी लाइट जा रही है। तो ल्यूमिनेसेंस, जो हमारा ल्यूमिनेसेंस है, थोड़ा टफ ना नेम है। ल्यूमिनेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस विदाउट अ नीड ऑफ हीटिंग, मीन्स वहां पर कोई भी हीट कुछ नहीं हो रहा है, लाइट आपकी गई और तुरंत रिलीज हुई, एंड वो जो आपकी लाइट है वो यूजफुल लाइट है, मीन्स वही से आपको पता चलता है कि हाँ फ्लोरेसेंस जो काज कराने के लिए क्या है इफेक्टेबल होती हैं, जो इसकी एनालाइज करती हैं, वो आपकी ल्यूमिनेसेंस कराती है। मीन्स जो, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, कंफ्यूज आई थिंक हो जा रहा होगा। इमिशन ऑफ यूजफुल स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स जो भी यूजफुल स्पेक्ट्रम जो कि वहां पे क्या है कॉज करा रहा है फ्लोरेसेंस को, वो आपका ल्यूमिनेसेंस कहलाएगा। ये आपका ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं, जो इसमें हमारा आता है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, पाथ लेंथ एंड बहुत सारे। तो ये सारे आपके जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है यूनिट सेकंड से। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ IR लाइट, जो हमारी इंफ्रारेड लाइट होती है, विथ एनालाइट मॉलिक्यूल, उसका इंटरेक्शन अगर एनालाइट मॉलिक्यूल से हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारी डिफिनेशन आप बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यहाँ पर बोल के थोड़ा समझ लीजिए, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स द वाइब्रेशंस काज्ड बाय एटम्स। यहाँ पर वाइब्रेशन जो आपका जैसे बैगिंग हो रहा था, ट्विस्टिंग हो रहा था, ये क्या है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बाय एब्जॉर्बिंग IR रेडिएशन, ये क्या है, ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन कॉज करते हैं। पॉसिबल टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, और क्या है इसका यूज करते हुए, अगर आप IR स्पेक्ट्रो का यूज करते हो तो वहां पर आप फंक्शनल ग्रुप को क्या करोगे, क्या है एनालाइज कर सकोगे, उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ट्रांजिशनल एनर्जी। ट्रांजिशनल एनर्जी क्या होती है, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द IR रेडिएशन then it goes under the transition for the ground vibrational state to excited vibrational state। अब यहां पर इस पॉइंट को आप समझिएगा, मीन्स जो भी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है
ट्रांजिशन को कॉज कराने के लिए। कौन से ट्रांजिशन को? वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट से वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो भी आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपकी ट्रांजिशनल एनर्जी कहलाएगी। इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है वो आपकी ट्रांजिशनल एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी हुई कॉज ट्रांजिशन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एनर्जी। में जो भी ये ट्रांजिशन आपका हो रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ट्रांजिशनल एनर्जी है। बहुत सिंपल सी बात है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑब्जर्व्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? बैगिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है, रॉकिंग एंड सेसरिंग होता है। तो ये सारे आपके क्या है? वाइब्रेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेम द डिटेक्टर्स यूज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें आपका थर्मिस्टर आता है, थर्मोकपल आता है, बोलोमीटर आता है, गोले सेल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक होता है। ये सारे आपके थर्मल डिटेक्टर हैं। उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर्स एंड फोटो कंडक्टिव इंट्रिंसिक डिटेक्टर जो होते हैं ये आपके फोटोन डिटेक्टर हैं। ये सेपरेट भी पूछ सकता है इसलिए मैंने बता दिया कि ये फोटोन में ये दो इंक्लूड होते हैं एंड थर्मल में आपके ये 5 पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन फ्लेम फोटोमेट्री। व्हाट इज फ्लेम फोटोमेट्री? यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इट इज अ टाइप ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर पहली बात तो आपको फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम से आपको पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फ्लेम की बात आ रही है, मीन्स जलने की बात आ रही है एंड उसी से आपको क्या करना है इसको आप लिख भी सकते हो बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बढ़िया अच्छी डिफिनेशन मिल जाए तो और अच्छी बात है। ए मेटालिक स्पेस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम द एटॉमिक इमिशन इज मेजर्ड। यहाँ पर क्या कर रहे हो एक कोई मेटालिक आपका है स्पेस है जिसमें क्या कर रहे हो एक फ्लेम आपकी जल रही है एंड वहां पर क्या है एटॉमिक इमिशन को आप मेजर कर रहे हो। ये आपका होता है फ्लेम फोटोमेट्री। उसी में आपको सैंपल मान लीजिए यहाँ पे आपका ये क्या है जल रहा है कुछ, इसी पे आपने ऐसे ऊपर लगा दिया फ्लेम पे कुछ वहां पे, उसके बाद जो इमिशन होता है एटॉम्स का उसको आपको मेजर करते रहना। इट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयंस। कुछ मेटल आयन का ये कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बोल्ट्जमान इक्वेशन। बोल्ट्जमान की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगी। यहाँ पर आपको उसका थोड़ा सा डिफिनेशन उसका पॉइंट समझ लीजिए। इन केस ऑफ एटम्स पॉपुलेशन ऑफ एनी एक्साइटेड स्टेट रिलेटिव टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। पॉइंट को समझिए। यहां पर मीन्स जो भी आपके कितने कंपाउंड्स आपके एक्साइटेड स्टेट में है एंड कितने जो आपके एटम्स, सॉरी यहां पर बात एटम की हो रही है, कितने एटम्स आपके एक्साइटेड स्टेट में है एंड कितने आपके ग्राउंड स्टेट में है। मीन्स उसी को क्या है रिलेटिव आपको करके बताना होता है कि हाँ उसी से आप निकाल सकते हो। उसके लिए एक बोल्ट्जमान इक्वेशन भी आपको दी गई है। तो उस बोल्ट्जमान इक्वेशन को आप देखिए। यहां पर आ रहा है एन स्टार इजकल टू एन नॉट इजकल टू जी स्टार अपॉन जी नॉट इंटू ई डेल्टा ई अपॉन के टी। ये इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन को बहुत ज़्यादा आपको डेराइव तो करना नहीं है, बस कैसे के जो भी सिंबल है उसको नेमिंग कर दीजिए एंड इक्वेशन लिख दीजिएगा। इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे फिजिक्स के पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको इरिटेट करते हैं, वो खुद मेरे को भी इरिटेट करते हैं। ये तो सही है। तो यहाँ पर जो आपका एन स्टार है नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, रेशियो ऑफ स्टैटिस्टिकल बैक्स फॉर ग्राउंड एंड एक्साइटेड मीन्स जो एन जी नोट है क्या है ये रेशियो है स्टैटिस्टिकल बैक्स का। नेक्स्ट आता है डेल्टा ई जो कि क्या है एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन है, टी टेम्परेचर एंड के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइंड एटोमाइजर्स नेबुलाइजर्स। अब ये क्या है ये दो आंसर्स आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। इट्स फॉर योर होमवर्क, ये आप अपना होमवर्क समझिए। नेक्स्ट आता है एनलिस्ट डिटेक्टर्स यूज्ड इन फ्लेम फोटोमेट्री। एफपी का मतलब क्या होता है फ्लेम फोटोमेट्री शॉर्ट है, बट यहाँ पर आप समझ लीजिए पहले से ही कि फ्लेम फोटोमेट्री है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आपका आता है, फोटो वोल्टाइक सेल होता है, फोटो एमिसिव सेल होते हैं। ये क्या है आपके डिटेक्टर से जो है यूज होते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में। आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर सिंपली इसको आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्वांटम से मतलब आपका है क्वांटम, क्वांटा जो आपकी एनर्जी लेवल होती है मीन्स इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन एटम। किसी एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को क्वांटम कहते हैं। एम इलेक्ट्रॉन्स, एल इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सारे मीन्स एक इंटीजर्स होते हैं, तो वही आप कहेंगे क्वांटम नंबर्स। इनलिस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स ऑफ एएस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इसमें आपका आता है होलो कैथोड लैम्प, डायोड लेजर, जेनॉन आर्क लैम्प। ये सारे आपके हैं कॉमन रेडिएशन सोर्स। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक है। डिफाइन एएएस। एएएस ये आपको याद रखिएगा एस, क्योंकि एग्जाम में इसी पॉइंट से पूछता है, कंप्लीट आपको नहीं देगा वो, तो ये आपका फुल फॉर्म भी याद रखिए जो बहुत जरूरी है। इट इट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए इज, इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस determination of chemical elements by employing the absorption of optical radiation by free atoms in gaseous state। गैसियस स्टेट में फ्री एटम्स के द्वारा क्या होता है, जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एंड यहाँ पर आप उससे क्या है आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ कितनी क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आता है गिव द फुल फॉर्म ऑफ एएएस। आपको पता ही है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन नेफ्लोमेट्री। नेफ्लोमेट्री क्या होता है, इसको थोड़ा आप पॉइंट से समझिए। जैसे क्या होता है, आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वहां पर मान लीजिए कोई भी लाइट यहाँ पे जा रही है, तो ये आप सिंपल सा इसको डिफिनेशन समझिए। ये आपकी यहाँ पे आपकी एक इंसिडेंट लाइट जा रही है, यहाँ पे आपके सैंपल्स हैं, इसमें कंसंट्रेशन है, एंड यहाँ पे लाइट आपकी गई एंड यहाँ से ये ट्रांसमिट, ये आपकी I0 एंड ये IT ट्रांसमिटेड लाइट। बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ लाइट हमारी क्या है, इनसे क्या है, इसमें जो यहाँ पे अच्छे से अगर डिजॉल्व हो गया चलो ठीक है, बट कुछ इम्प्योरिटी कुछ रह जाती है, जिससे हमारी कुछ लाइटें यहाँ से स्केटर्ड हो जाती हैं, मीन्स लड़के वो क्या है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो उसी के लिए आपका क्या होता है नेफ्लोमेट्री पॉइंट आता है। इट इज डिफाइंड एज द डिटेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी scattered towards a detector that is not in the direct path of the transmitted light। जो कि ट्रांसमिटेड लाइट के पास में नहीं है, वो क्या है वहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर स्केटर्ड हो गई हैं, फैल गई हैं, तो आपकी नेफ्लोमेट्री है, उसको एक डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं, उसका भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यूनिट 3 से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। आप सभी को पता होगा आई थिंक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप पता नहीं कब से किस जमाने से पढ़ते आ रहे हो क्रोमेटोग्राफी से। यहाँ इसको आपने कोगनोसी में भी पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफी, TLC, HPLC, HPTLC बहुत बार आता है। क्रोमेटोग्राफी तो आपको पता ही होगा, मीन्स क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स कहीं ना कहीं कुछ पता लगाना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो कलर के अकॉर्डिंग। सॉरी, जो एक ग्राफी होता है यहाँ पे क्या है सेपरेशन होता है, तो क्या सेपरेशन कैसे होता है, क्या है कलर के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं जैसे आपने TLC किया होगा या HPTLC, उसमें क्या होता है जेंथोफिल्स होते हैं जो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो प्लांट मेटाबोलाइट्स को आप जेंथोफिल्स एंड जेंथोफिल्स ऐसे करके 2-3 पॉइंट था, याद नहीं आ रहा हमें, तो वो क्या है उसको आप क्या है पता लगा लेते हो कि हाँ इसका कलर ये, इसका कलर ये आ रहा है, तो ये हमारे कंपोनेंट है। ए टेक्निक फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स। एक एक कंपोनेंट में उसको क्या है सेपरेट कर देना। In order to analyze, identify, purify, quantify the mixture of components। बहुत सारी मिक्सचर हैं, एक साइज का अलग हो गया, एक साइज का अलग हो गया, एक साइज का अलग हो गया, तो यही आपका काम क्या कहलाता है क्रोमेटोग्राफी का। इसके बाद आप क्या है उसको एनालाइज, आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई एंड क्वांटिफाई, जो भी करना चाहे आपकी मर्जी कर सकते हैं। व्हाट इज स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड क्रोमेटोग्राम। ये सिंपल डिफिनीशन है, मे भी आ सकती है, इसलिए तीनों पॉइंट को मैंने दे दिया है एंड ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। आपने प्रैक्टिकल ही हो गया, आपको पता होगा। स्टेशनरी फेज मीन जो कि मूवेबल नहीं है, वो स्टेड है। मोबाइल फेज जो कि मूवमेंट कर रहा है, क्रोमेटोग्राफी आप करते हैं तो वहां पर एक मोबाइल फेज आपका होता है जो कि मूवमेंट करता है। क्रोमेटोग्राम क्या होता है, मीन्स ये दोनों का जो ग्राफ बनता है, मीन्स जो स्टेशनरी फेज आपका सारा कुछ हुआ एक स्ट्रक्चर एक ग्राफ बन के आता है, उसी को हम क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड है, आई थिंक आपने किया होगा प्रैक्टिकल, सारा कुछ पता भी आपका हो, आप लोग नॉलेजेबल तो वैसे भी हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कहीं ना कहीं है सेपरेशन ही, जितना क्रोमेटोग्राफी आएगा वहां पे आप करोगे सेपरेशन, कहीं पे आयन के अकॉर्डिंग, कहीं पे जेल फिल्टर के अकॉर्डिंग, कहीं पे कुछ, लेकिन होगा आपका सेपरेशन ही। मिक्सचर ऑफ सिमिलर चार्ज आयन सेपरेटेड बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स, जिसमें आपका कैटायन होता है, एनायंस दोनों आते हैं, एंड दोनों का आप सेपरेशन करते हो, एंड एक्सचेंज होता है वो रेजिन के अकॉर्डिंग होता है। अब कैसे होता है ये आपको बहुत डिटेल्स में यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे आप कैटायन को करना है, मान लीजिए कैटायन को आपको सेपरेट करना है, तो एक आप इमोबिलाइज्ड एनायन के रेजिन लोगे, वो आपका मान लीजिए कार्बोक्सी मिथाइल का भी हो सकता है, तो वो एनायन की जो रेजिन होगी वो कैटायंस को अपनी तरफ ले लेगी, वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा कैटायन एनायन का, वो अपनी तरफ खींच लेगा।
जिससे आप क्या करोगे, उसको सेपरेट कर लोगे। एंड ये इमोबिलाइज्ड है, तो ये क्या होगा, जो आपका जो भी यहाँ पे आएगा आयनिक कंपोनेंट, उसको आप वहां से अलग कर सकते हो, आपका सेपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन आइसोक्रेटिक इल्यूजन। आइसोक्रेटिक इल्यूजन क्या है? इफ अ सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन। इस पॉइंट को पहले डीप पढ़ लीजिए तब मैं समझाऊं, क्योंकि पहले पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा ये। इफ अ सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसका बहुत महत्व है यहाँ पे। फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड पोलैरिटी इज यूज्ड pumped throughout the overall analytical procedure, then it is called isocratic illusion। में जो क्या होता है आपका, एक उसमें मोबाइल फेज होता है, उसमें जो मोबाइल फेज आपने ले रखा है उसका अगर फिक्स्ड कंपोजिशन है, यहाँ पर एक आइसोक्रेटिक होता है, एक वहां पे और है जिसमें जैसे क्या होता है, आई थिंक वो पॉइंट था ग्रेडियंट, मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन शायद यही था। ग्रेडियंट मीन्स क्या है, वहां पे मिक्स है, हाँ ये ऐसे यही था। ग्रेडियंट कलर, जैसे आपने ग्रेडियंट कलर देखा हो, वहां पे क्या है, एक ही कलर को कई कलर मिक्स करके एक ग्रेडियंट कलर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आइसोक्रेटिक की बात आती तो वहां पर क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा जो आपका मोबाइल फेज होगा, जो कि क्या है, रन कर रहा है वहां पे, पम्प्ड थ्रू आउट द ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसीजर, देन इट इज कॉल्ड आइसोक्रेटिक इल्यूजन। अगर वहां पर आपका कंपोजिशन जो है फिक्स्ड है, पोलैरिटी फिक्स्ड है, तो आपका आइसोक्रेटिक इल्यूजन के अंदर आएगा। अगर ये फिक्स्ड नहीं है तो आपका ग्रेडियंट इल्यूजन में आएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, को दोनों पे ही आ सकता है, लेकिन डिफिनीशन एक है, तो एक आप पढ़े रहोगे तो वहाँ पे दूसरी वाली आपको पता चल जाएगा। अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ हर एक चीज़ आपको। लिख जाता है व्हाट इज टीएलसी। टीएलसी क्या है? ए सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन इट मोबाइल फेज इज अ लिक्विड सा स्टेशनरी फेज अप्लाइड ऑन अ थिन प्लेट। ये जो थिन प्लेट होती है वो हमारी थिन ग्लास प्लेट होती है, जिसपे आपको है मोबाइल स्टेशनरी फेज को अप्लाइड करते हो एंड मोबाइल फेज उस पर आप रन कराते हो। देखा जाता है नेम द इनऑर्गेनिक एडजॉर्वेंट्स यूज्ड इन टीएलसी, जिसमें आपका जितने भी सिलिका के आते हैं, सिलिका जेलीज आप कह सकते हो, सिलिका यान, सिलिका जी, सिलिका पी, तो ये सारे आपके क्या है, इनऑर्गेनिक एडजॉर्वेंट होते हैं, जो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हाट इज आर एफ वैल्यू सा आर एम वैल्यू। आर एफ वैल्यू तो आपने पढ़ा ही होगा, क्रोमेटोग्राफी में रिटार्डेशन फैक्टर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सैंपल एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्टैंडर्ड। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई आप सॉल्वेंट भी कर सकते हो। आर एम वैल्यू क्या होता है? इट इज मेनली यूज टू फाइंड आउट वेदर कंपाउंड्स बिलोंग टू ए होमोलोगस सीरीज। मीन्स कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो होमोलोगस सीरीज का है, मीन्स सेम कैटेगरी का है। अगर ये एक सेम कैटेगरी का है तो वहां पर आर एम वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल, सेपरेशन ऑफ एमाइनो एसिड, शुगर, एल्कलॉइड, पेप्टाइड्स, एनालाइज ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन, एटीसी। ये आपके क्या है, एप्लीकेशन है पेपर क्रोमेटोग्राफी के। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी क्या है, लेबोरेटरी टेक्निक है सेपरेशन का ही, जिसमें आप क्या करते हो, डीएनए और आरएनए को सेपरेट करते हो। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को क्या है, सेपरेट करते हो बेस्ड ऑन देयर साइज सा इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेपरेशन करते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, मीन्स जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, सेपरेट किया जाता है, साइज के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल चार्ज के अकॉर्डिंग। ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। क्या होता है इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करते हैं, जिससे इनका सेपरेशन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है गिव द एप्लीकेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 7 मार्क्स में है तो इसको थोड़ा अच्छे से डीप भी पढ़ लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स कंटेनिंग इंक्रीजिंग जीन्स। ये क्या होता है, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रेगमेंट, मीन्स आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं किसी इंडिविजुअल का, आपको क्या है वहाँ पर आइसोलेट कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, उसको प्यूरिफाई कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपका पॉसिबल हो पाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एंड इसका यूज होता है साउदर्न एंड नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में भी इसका यूज हम करते हैं। थोड़ा कॉमन फॉर रेफरेंस, तो लेक्चर रिकॉर्ड में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हमारी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन
पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ में जो इलेक्ट्रोफोरेटिक जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हो रहा है, उसी के रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पर यूनिट स्ट्रेंथ में जो माइग्रेशन होता है वही आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहलाती है। इसका आपका फार्मूला है म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 6 पाई आर ईटा। अब इसका जो भी क्या है नेमिंग है ये आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, नेट चार्ज ऑन द आयन है, क्यू का जो आपका डिनोट करते हैं, आयनिक रेडिएशन हो जो आपका आर है, एंड ईटा आपकी विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है। आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट यहाँ से, यूनिट 4th। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन गैस क्रोमेटोग्राफी। इट इज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दैट कैन बी यूज टू सेपरेट वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलाटाइल मतलब ये जो क्या है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उन कंपाउंड्स को क्या है ये इजीली क्या है ये सेपरेट कर सकता है, जिसमें स्टेशनरी फेज हमारा कैरियर गैस होता है एंड मोबाइल फेज हमारा क्या होता है सेपरेशन कॉलम होता है। नेक्स्ट आता है गिव टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपका आता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जीएससी एंड गैस लिक्विड आपकी जीएलसी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या होता है, टाइम नीडेड फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आफ्टर इंजेक्शन रीचेस द डिटेक्टर। मीन्स क्या है आपने कंपोनेंट को इंजेक्ट कराया, जो मिक्सचर है उसको आपने इंजेक्ट कराया एंड उसका डिटेक्टर तक पहुंचने तक के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। मीन्स वहाँ उसमें जो आपका जो भी अपरेटस उसमें उतनी देर वो रुका हुआ है, दैट्स कॉल्ड रिटर्न। मैं एज ए जनरल एग्जांपल से बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि हाँ यही सही है। यहाँ पर आप समझिए मीन्स रिटेंड है, वहाँ पे रुका हुआ है, जब तक वहाँ पे रुका हुआ है मीन्स यहाँ से आपने डाला वहाँ पे डिटेक्टर तक पहुँचने तक जब तक उसमें है वही आपका रिटेंशन टाइम कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं TR से। ड्रा अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ द apparatus यूजिंग HPLC। अब मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि जितने भी आपके क्रोमेटोग्राफिक मेथड हैं सारे के डायग्राम को प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको HPLC GS किसी न किसी का मिस कम से कम 2 आई थिंक आपको मिल जाएंगे कि आपको ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारा का सारा आप ड्रा कर लीजिएगा, बुक आपके पास है, गूगल कर ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं बनाऊँ उससे टाइम वेस्ट होगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं, आपको अभी बहुत सारे और भी प्रोवाइड कराने हैं। तो यहाँ पर ये जो जितने भी ड्रा है आपको पता ही, आप देख सकते हैं आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर भी आपको देख के प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। सो उस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जितने भी क्रोमेटोग्राफिक मेथड हैं वो सारे के सारे उनके स्ट्रक्चर आपको क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आपके लिए वो आई थिंक 7 मार्क्स या 10 मार्क्स भी आपको दिलवा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यूनिट 5 से, व्हाट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इन इट मिक्सचर ऑफ सिमिलर चार्ज आयन सेपरेटेड बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन। अब यहाँ पर भी आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। अब आयन एक्सचेंज रेजिन मीन्स क्या है, आयन का एक्सचेंज हुआ है, एनायन एंड कैटायन, जो कि आपने जस्ट अभी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी अभी प्रीवियस में एक पढ़ा हुआ था क्रोमेटोग्राफी में। व्हाट आर कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर क्या होते हैं, they are contain immobilized anionic groups that bind to cations। में जो आपके एनायनिक ग्रुप्स होते हैं, अगर आपको कैटायन एक्सचेंजर चाहिए तो वहाँ पर आपका जो इमोबिलाइज होगा वो एनायनिक ग्रुप होगा। नेक्स्ट आता है, इसमें एग्जांपल आपका आता है मैट्रिक्स विथ कार्बोक्सी मिथाइल जो आपका ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेंशन वॉल्यूम। जैसे कि आपका था रिटेंशन टाइम, अब यहाँ पर आपको बताना है रिटेंशन वॉल्यूम क्या है। जहां तक उससे कुछ ना कुछ पॉइंट इसका रिलेट जरूर होगा। वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेस रिक्वायर्ड टू इल्यूट अ सॉल्यूट टू अ मैक्सिमम फ्रॉम ए कॉलम। या सेम उसी तरह का है, आप समझ लिए मीन्स एक जो आपने इंजेक्ट कराया था सैंपल उसको लास्ट तक जाने के लिए, यहाँ पर भी क्या है मोबाइल फेज को कॉलम के मैक्सिमम तक जाने के लिए जो भी आपका जितना वॉल्यूम लग रहा है मोबाइल फेज का वही आपका रिटेंशन वॉल्यूम कहलाएगा। व्हाट इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अभी इस वर्ड एफिनिटी का मतलब एनी बॉडी हैव एफिनिटी टू सेपरेट, तो यहाँ पर उसी से आप इसको पता ला सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एफिनिटी आ रहा है, उसके पास किसी के पास इसकी क्या है क्षमता है, कुछ कैपेसिटी है, उसकी एफिनिटी है। जैसे डिफिनीशन देखिए, ए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल इंटरेक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड ए स्पेसिफिक लिगेंड। इस पॉइंट को आप समझिए, जैसे आपने देखा होगा
एंटीबायोटिक, एंटीजन एंड एंटीबायोटिक का क्या होता है, एफिनिटी होती है कि वो उसे बाइंड कर सकता है। सेम सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का आप समझिए। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो इसमें जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसमें उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेपरेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम को करना है, उसी के हिसाब से आप सबस्ट्रेट डालोगे, वो उससे बाइंड करके निकल आएगा, बाद में आप उसको क्या है सेपरेट करोगे। तो वो क्या होता है, उसके और प्रोसेस होते हैं कि हाँ वो दोनों ज्वाइंट करके प्रोडक्ट न बनाए। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो उस हिसाब से उसमें वर्क होता है। बस यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एक है उसके पास एफिनिटी होती है कि उससे बाइंड कर सकता है। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट है ये, एंड यहाँ पर आपका आ जा रहा है ये बाइंड करने के लिए। तो ये आप ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट यहाँ से इस पे आके बाइंड किया। तो ये क्या है, इस एंजाइम के पास एफिनिटी है कि इस सबस्ट्रेट से वो बाइंड कर सकता है। तो ये आपकी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर एफिनिटी के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर क्या है सेपरेशन होता है कंपाउंड का। रिवर्सिबल इंटरेक्शन का पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल हो रहा है, मीन्स पहले बाइंड करके आप निकाल लेंगे, बाद में उसको क्या है आप अलग भी कर सकेंगे। तो वहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, पहले बाइंडिंग फिर उसका दोनों का सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द एडवांटेज ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये हाईली स्पेसिफिक मेथड होता है, इन्वॉल्व सिंगल स्टेप प्यूरिफिकेशन, गिव्स प्यूरिफाइड प्रोडक्ट विथ हायर यील्ड। यहाँ पर आप हायर यील्ड के साथ आपको क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, सॉलिड मैट्रिक्स कैन बी इजिली वॉश्ड एंड ड्राइड। सॉलिड मैट्रिक्स को आप जो आप वहां पर यूज कर रहे हो वो इजिली आप ड्राई कर सकते हो, उसको इजिली वॉश कर सकते हो। तो सो क्या है आपकी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेम द डिफरेंट कंपाउंड्स यूज्ड एज मैट्रिक्स इन जीसी। जीसी का मतलब जेल क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी का जीसी का मतलब नहीं है, यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी, इसलिए मैंने जेल को मेंशन कर दिया है। इसमें क्या होता है, हमारे जो भी कंपाउंड्स यूज होते हैं, सेलुलोज होता है, डेक्ट्रॉन है, एगारोज है, पॉलीएक्राइलामाइड है, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन है, ये सारे आपके यूज होते हैं एज अ जेल क्रोमेटोग्राफी जो विकी मैट्रिक्स के कंपाउंड्स है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज एडीज डिफ्यूजन, इट इज योर वर्क। इसको आपको क्या है सर्च करना है, सॉल्व भी करना है। एंड ये आपको हमारे 2020 एंड 21 का जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन दिया है वहां पर इसको आपको इसका आंसर मिल भी जाएगा। अगर आपने देखा होगा तो ये आपको पता होगा, एंड सॉल्व करके आप हमको सेंड भी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिव एडवांटेज ऑफ एगोरेज जेल्स। एगोरेज जेल्स आर यूज्ड व्हेन जेल्स विथ वेरी लार्ज पोर साइज नीडेड। मीन्स यहाँ पे अगर बहुत बड़ी पोर साइज की अगर हमको मैट्रिक्स चाहिए तो वहाँ पर हम एगोरेज जेल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, गिव एडवांटेज ऑफ HPLC। यहाँ पर HPLC का आपको क्या देना है, एडवांटेज देना है, जिसमें आपका आता है, इट इज हाईली सेंसिटिव, इट इज सिंपल सा रैपिड सा रिप्रोड्यूसिबल टेक्निक, मीन्स क्या है रिप्रोड्यूसिबल, फिर से हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्यूरेट सा प्रिसाइज टेक्निक होती है, सेपरेशन कैपेसिटी इज हाई, सेपरेशन कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। जो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि इधर उधर हो गया, ये आपकी यूनिट 4 का क्वेश्चन है, ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट था तो यहाँ पर छूट गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज, जिसमें आपका इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चार्ज ऑन सॉल्यूट आयन, सॉल्वेटेड साइज ऑफ द सॉल्यूट आयन, फंक्शनल ग्रुप ऑन द आयन एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ आयन एक्सचेंजर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज के इफेक्ट करते हैं। ये सारा कुछ आपका था यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन, एंड साथ ही साथ आपको हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ पॉइंट नई चीज देखने को मिलेगी। आयन एक्सचेंज, उसके डिफिनीशन आपको मिलेगी, उसका फैक्टर्स मिल गया, उसका एप्लीकेशन मिल गया कि हाँ एफिनिटी का हम कहाँ यूज करते हैं। तो ये सारे आपको जो अपकमिंग एग्जाम है, इतना जो ओवरव्यू आपको मिल रहा है, ये अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आप सभी के लिए। सो इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा सीरियस जरूर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यूनिट 1 यूनिट 5 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड इसी के साथ आपका कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू भी कंप्लीट हो गया है। पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको मिल चुका है। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए, विद इन 1 और 2 डेज आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं 1 और 2 डेज बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वर्क करना पड़ता है, वेबसाइट पर भी वर्क करनी है, आपके लिए नोट्स सारे आपके लिए प्रोवाइड कराना है, इसलिए वहाँ पर भी वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे हैं हम आपको। सो वहाँ पर आपको क्या है कमेंट दीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।